हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। और अपने प्रीवियस सेशन में हमने जाना था व्हेन, वेयर एंड हाउ ब्रिटिशर्स एक्चुअली स्टार्टेड और ट्रेडिंग विद इंडिया एंड देन व्हाट ऑल वाज हैपनिंग अराउंड। और आज के इस सेशन में हम जानेंगे अबाउट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। आई होप यू आर ऑल सेट, यू आर रेडी टू लर्न अबाउट इट। यस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. So the expansion of British power in India, that is your second chapter. This chapter के learning objectives क्या क्या रहने वाले हैं बेटा, यहाँ देखेंगे. So the learning objectives are mercantilism and expansion of European trade. ठीक है, अब पहले तो हम यही जानेंगे कि मर्केंटिलिज्म एक्चुअली है क्या, राइट. देन कम्स ट्रेड वॉर्स, किस किस के बीच में ये ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं. देन मेजर ग्लोबल ट्रेड रूट्स एंड देन स्ट्रगल फॉर पावर्स, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश रूल. दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स that we are going to cover in this session. You're all set. I'm sure you are ready for it, right? उससे पहले there is a self survey for you, जिसमें आपको ये कुछ इमेजेस नजर आ रही हैं इन लोगों के बारे में. यदि आप जानते हैं वेल एंड गुड, यदि आप नहीं जानते हैं तो ये सारी इमेजेस आपको इस सेशन में भी दिखाई देने वाली हैं. तो इनको पहचान कर आपको इनके नाम इनके पिक्चर्स के साथ में मेंशन करने हैं, राइट. इट्स द इजी एक्सरसाइज, राइट. यस, एंड नाउ think and answer. What is the meaning of monopoly of trade? ये monopoly of trade क्या होता है? और ब्रिटिशर्स हमारे देश में ट्रेड करने के लिए तो आए थे, तो ये मोनोपोली किस तरह से हो गई? हमारे यहाँ तो और भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो ट्रेड करने के लिए आ रही थी. तो मोनोपोली का मतलब क्या है? एट दी एंड किसकी मोनोपोली जो है ट्रेड के ऊपर एस्टैब्लिश हो जाती है, ये हम इस सेशन में भी जानेंगे. एंड इफ यू नो द आंसर, इट्स वेल एंड गुड, यू आर जीनियस एक्चुअली. ओके, so let's get started and let's talk about mercantilism and expansion of European trade. देखो बेटा, mercantilism के बारे में बहुत, अगर हम एक ओवरव्यू की तरह से देखें, मर्केंटिलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियोलॉजी, इट वाज नथिंग बट हमें क्या करना है, फॉरेन ट्रेड से ज्यादा क्या कमाना है, बेनिफिट अर्न करना है. ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, हमें अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए. गवर्नमेंट क्या कर दे, गवर्नमेंट कर दे एक कुछ प्रोटेक्टिव जो है टैरिफ्स लगा दे. ठीक है, इसके सिवाय एवरी नेशन ड्यूरिंग दोज इयर्स, जब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियड की या कॉलोनियल पीरियड की, वहां पे क्या था, दे ट्राई टू अचीव इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड रेस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट्स. आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करो और इंपोर्ट्स पे क्या कर दो, थोड़ा उसको रेस्ट्रिक्ट कर दो. उसके ऊपर आप क्या लगा दो, एक्साइज ड्यूटी. लाइक एक्साइज ड्यूटीज तो आप जब अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में भेजेंगे तो वहां पे उसको क्या कर दो, थोड़ा सा लूज कर दो. ठीक है, और जब हमारे देश में कहीं से दूसरी किसी और कंट्री से क्या आ रहा है, कोई भी लाइक हम सामान को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्सेस आप बढ़ा दीजिए. ठीक है, so this kind of things, this kind of policies were practiced during that time on Indian trades, Indian goods and Indian products as well. ठीक है, तो वो भी हम जानेंगे कि वो चीजें किस तरह से हुई. ठीक है, now let's just first talk about the trade wars. ये ट्रेड वॉर क्यों हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है? देखिए, 1600 में क्या हुआ था कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया के अंदर. ठीक है, कैसे आई थी? क्वीन एलिजाबेथ ने उनको क्या दे दिया था, एक चार्टर पास कर दिया था कि आप ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में, यानी पूर्वी देशों के साथ में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं. अब ये यहाँ आ गए, पर क्वीन एलिजाबेथ के चार्टर में ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में ट्रेड करेंगे, बाकी यूरोपियन कंट्रीज में से कोई और नहीं कर सकता. ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था. तो जब ये लोग इंडिया के अंदर आए, इन्होंने देखा, अरे अरे यहाँ पे तो डच भी हैं, अरे यहाँ तो फ्रेंच भी हैं, यहाँ तो पोर्चुगीज भी हैं. ठीक है, तो देयर वाज अ बिग कंपटीशन. तो ये जो ट्रेड वॉर होगा ये किसके बीच में होगा, क्योंकि देखो टेरिटरी के अंदर प्रोडक्ट्स तो लिमिटेड ही होंगे ना, उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा कौन उनसे लाइक बेनिफिट ले सकता है, ये चीज मैटर करती थी. तो हम देखेंगे कि पोर्चुगीज कब आते हैं हमारे देश में, फिर उसके बाद में हम जानेंगे अबाउट डच इन्वेजन. ठीक है, उसके बाद में हम जानेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में. बहुत सारी ऐसी कंपनी लाइक डेनिश पीपल आल्सो दे केम टू इंडिया. ठीक है, किस लिए आ रहे थे, ट्रेड करने के लिए आ रहे थे. तो जरा फटाफट से इसको पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद में वी विल नो अ लॉट अबाउट दीज डिफरेंट कंपनीज दैट वर कमिंग टू इंडिया, राइट.
Soon the European plunged into trade with India. ठीक है, their race for trade naturally led them to war. सीधी सी बात है, जिसको भी ज्यादा व्यापार करना है उसको compete तो करना पड़ेगा, right? Which are often called trade war. इसी को हम क्या कह देते हैं? Trade war कह देते हैं. First of all, we will study trade attempts of those powers which ultimately led them to so-called trade wars. हम किसके बारे, उन powers के बारे में जानेंगे जो इस ट्रेड वॉर में क्या हुई, इन्वॉल्व हुई, किसी भी तरह से हुई. फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो अबाउट कि इंडिया के अंदर आने वाले पहले जो सी रूट के थ्रू जिन्होंने रास्ता निकाला इंडिया में आने का. देखो एक चीज समझ लेना, ऐसा नहीं है कि यूरोप के साथ ट्रेड इन पोर्चुगीज के सी रूट से आने से पहले नहीं होता था, बिल्कुल होता था, लेकिन उसमें क्या था, लाइक वो लैंड रूट के थ्रू हो रहा था. बीच में लाइक अरब्स आ रहे थे, बीच में लाइक देयर वाज अनदर एम्पायर दैट वाज कॉन्स्टेंटिनोपल. ठीक है, तो हम लाइक सी रूट से जब हमने व्यापार करना शुरू करा, हम तब से देखते हैं. तो ये जो है कौन, सबसे पहले पोर्चुगीज जो है जो इंडिया में आते हैं उनका नाम है वास्को डी गामा. वास्को डी गामा आते हैं तो उस समय पर वहां पुर्तगाल के अंदर किंग कौन है भाई? किंग इमैनुअल. ये इनको क्या कर रहे थे, लेकिन इनको पैट्रोनेज, इनको संरक्षण दे रहे थे. ठीक है, ये आते हैं इंडिया में. ठीक है, ही क्रॉस्ड केप ऑफ गुड होप्स. ठीक है, एंड रीच्ड कैलिकट इन इंडिया इन 1498. तो जब ये इंडिया में आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि इनका सब लोग बड़े अच्छे से स्वागत करेंगे, क्योंकि अरब ट्रेड जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया के अंदर. अरेबियंस जो अरब लोग हैं वो बहुत अच्छे से इंडिया के साथ, जो किंग्स हैं और जो अलग अलग किंगडम्स के साथ में वो अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो तो इन्हें अपोज करेंगे. ठीक है, स्टिल ये लोग अपनी एक अच्छी जगह बना लेते हैं. ठीक है, The success of Portuguese traders in India led to a race among European powers for a share of trade. ठीक है, trading companies were formed which amassed capital through the sale of share among merchants. They had the support of their respective governments. ठीक है ना, जो सीधी सी बात है, जब ये इंडिया के अंदर ट्रेड कर रहे तो इनको क्या भी मिल रहा था, सपोर्ट भी मिल रहा था अपनी गवर्नमेंट्स के साथ में. Thus English, Dutch, French and Danish trading companies were formed इन 17th सेंचुरी. देख रहे हो कितनी सारी कंपनीज हैं जो आ रही हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे एक ही कंपनी होगी जो इसकी मोनोपोली स्टैब्लिश होगी. डू यू नो द आंसर? आई एम श्योर यू नो द आंसर, राइट? अच्छा, एक बात और याद रखेंगे कि जिस समय पे वास्को डिगामा जो है वो पहुंच जाते हैं कैलिकट, वहां पे जो किंग है उनका नाम जरूर याद रखिएगा, जो रूलर हैं एक्चुअली, हिज नेम वाज जमोरिन. ठीक है, इनिशियली पोर्चुगीज हैज मोनोपोलाइज द ट्रेड विद इंडिया. उन्होंने क्या कर लिया था, ट्रेड पर मोनोपोली कर ली थी, लेकिन तब तक उनको ये पता नहीं था कि टाइगर अभी जिंदा है. मतलब तब तक उनका जो लाइक एक कंपटीशन है किनके साथ हुआ, ब्रिटिशर्स के साथ हुआ. तब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने okay, let's just know this fact first and then I'll let you know. They established their base for trade in Goa, okay, Daman and Diu along with west coast of India. This is the region जहां पे कौन ट्रेड कर रहे हैं, पोर्चुगीज कर रहे हैं. However, when Britishers began taking interest in trade, the Portuguese were unable to compete with them. मतलब अकेले अकेले जब तक ये लाइक खुद ही बैटिंग कर रहे हैं, खुद ही बॉलिंग कर रहे हैं, खुद ही फील्डिंग कर रहे हैं, तब तक ये जीत रहे थे. लेकिन जब सामने एक और टीम आकर खड़ी हुई, दैट वर ब्रिटिशर्स, तो फिर इनको क्या लगा कि भैया हमसे ना हो पाएगा. ठीक है, तो फाइनली देयर वाज जस्ट वन कंपनी दैट वाज लीडिंग, इट वाज ब्रिटिशर्स. ओके, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द डच एंड देयर ट्रेड इन इंडिया. ठीक है, पोर्चुगीज हो गए, अब आते हैं डच. Dutch merchants started their company in 1592. The years are sometime important. अगर आपको वन लाइनर या फिर कोई शॉर्ट आंसर्स में लाइक पूछ लिया जाता है कि बताइए डच मर्चेंट्स ने अपनी कंपनी कौन से ईयर में स्टैब्लिश की थी, तब आप क्या कहेंगे, 1592 में की थी. ठीक है, इन 1595 दिस मैन, व्हाट इज हिज नेम, Cornelius Hotman. ठीक है, set out for the return with a large cargo. ठीक है, soon many trading companies came into existence. In 1602 all the Dutch companies were amalgamated into Dutch East India Company. ठीक है, their main objective was ट्रेड. उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ ट्रेड है, उन्हें व्यापार करना है, उनको कहीं पे रूल नहीं करना है. ठीक है, therefore they concentrated their attention on the Spice Island इन द फार ईस्ट. तो फार ईस्ट के अंदर जितना भी स्पाइस आइलैंड है वहां पे ये अपना टेंशन, अपना फोकस रखते हैं, वहां पे ये अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि इनका मेन पर्पस, डच का मेन पर्पस क्या है, जस्ट ट्रेड विद देम, राइट.
The main Dutch settlement in India were Cochin and Nagapattinam on Madras, जिसको अब हम क्या कहते हैं, चेन्नई, ठीक है। डू यू रिमेंबर एनी मूवी जिसका नाम चेन्नई से स्टार्ट होता है? या ओके, सो coast and Chinsura in Bengal, ठीक है। Which coast was that? Like Madras coast, right? And then Chinsura in Bengal. All right. They controlled the spice trade after defeating the Portuguese and capturing most of their territories. देख रहे हो यहाँ पे भी एक टसल चल रहा है किसके बीच में? इन बिटवीन पोर्चुगीज एंड डच, और डच ने क्या किया है? डिफीट कर दिया है। किसको डिफीट कर दिया है भाई? पोर्चुगीज को डिफीट कर दिया है, ठीक है। द डेन्स ऑल्सो मेड एन एफर्ट टू गेट अ शेयर इन इंडियन ट्रेड एंड हैड फैक्ट्रीज इन तंजौर इन साउथ एंड श्रीरामपुर इन बंगाल। आप एक काम कर सकते हैं, लाइक मैच द फॉलोइंग के कॉन्टेक्स्ट में आप इन प्लेसेस को आमने सामने लिखकर इनको मैच कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, श्रीरामपुर इज वेयर? इट इज इन बंगाल, राइट। एंड वेयर इज दिस तंजौर? तंजौर आपको मिलेगा साउथ इंडिया में, राइट। So they, however, sold their settlement to British in 1845. Another victory for Britishers, right? पहले हमने जाना कि जो पोर्चुगीज थे उन्होंने अपने जो सेटलमेंट्स हैं किसको दे दिए? ब्रिटिशर्स को दे दिए। उसके बाद में डच जो है इन्होंने भी क्या किया? 1845 में दे सोल्ड देयर सेटलमेंट्स टू ब्रिटिशर्स, क्योंकि इनका अल्टीमेट पर्पस रूल करना नहीं है। लेकिन ब्रिटिशर्स का, लाइक जिस टाइम की ये बात है 1845, अब तक तो उनके इरादे बिल्कुल क्लियर थे कि हमें तो रूल करना है, ठीक है। देन कम्स फ्रेंच ट्रेड इन इंडिया। देखो ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, या जो फ्रेंच लोग थे, तो इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत अच्छा क्या दिया है? कंपटीशन दिया है। आपने आप कार्नाटिक वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मींस आपको लाइक फाइट तो होती दिखाई देगी किसके बीच में? इंडियन रूलर्स के बीच में। वॉर, ऐसा लगेगा कि ये वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि ये जो वॉर है ये दो अलग अलग किनके बीच में चल रहा है? कॉलोनीज के बीच में चल रहा है। फर्स्ट वन वाज ब्रिटिशर्स, सेकेंड वन वाज लाइक फ्रेंच, राइट। ओके, तो चलिए यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। इन 1664 द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड। ओके, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क भी कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इन दिसंबर 1667 द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एट सूरत। सबसे पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां पर एस्टैब्लिश हो गई है? सूरत में हो गई है, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। और किसने किया है इसको? फ्रांसिस कैरोन ने कर दिया है, ठीक है। और ये फ्रांसिस कैरोन कौन है भाई? ही वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ द कंपनी। डू यू थिंक ही डिजर्व सम रिस्पेक्ट एज ही इज अ like director general of the company? Yeah, okay. So another factory was established at मसूलीपट्टनम। हमने पहली फैक्ट्री कहां पर एस्टैब्लिश होते हुए देखी? हमने देखी सूरत में, ठीक है। दूसरी कहां पे हो रही है? मसूलीपट्टनम, ठीक है। और जिसको ब्लू हाईलाइट किया गया है, जिसको एम्फसाइज करके बताया जा रहा है, उसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए, ठीक है। In 1672, Francis Martin was appointed the Director General, ठीक है। He was one of the real founders of French East India Company. That's right. It's kind of a factual information that you are seeing over your screen. Okay. He found the settlement of Pondicherry, जिसको अब हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल रहे हैं पुडुचेरी, ठीक है। Under the grant from the ruler of बीजापुर, ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए, प्लीज फाइंड आउट कि इस टाइम पर, जिस टाइम पीरियड में लाइक हम फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के साथ में क्या कर रहे हैं, इनके बीच में एक वॉर चल रहा है, ये बीजापुर का अगर नाम आए तो उस समय पे बीजापुर में कौन रूल कर रहा है? एक बार इसको आप जरूर सर्च कीजिएगा, ठीक है। The French also established their settlement at Chandranagar, Balasore and Kasim Bazar, ठीक है, on the east coast of Mahe, ठीक है। माहे कहाँ पे है? यही यही ये जो ये जगह है ना, ये पुडुचेरी, जिसको आज की तारीख में आप कहते हैं, तो ओके। ऑन द वेस्ट कोस्ट, ओके, वेस्ट कोस्ट में है ये, ठीक है। ओके, एंड नाउ इन 1739 दे एस्टैब्लिश्ड कराईकल ऑन कोरोमंडल कोस्ट। जो भी नाम आप यहां पर पढ़ते जा रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप इनको क्या करते चलेंगे, आप अपने एक इंडिया का मैप है, उस मैप में इन जगहों को एक बार देखते चलेंगे कि ये कहां पड़ेगा, ये कहां पड़ेगा, सो दैट इट विल make your concepts clear and you will have a better understanding about like where this company is ruling, where they are establishing their factories, right?
तो अगर आप एक बार मैप पर भी उसको लाइक मार्क कर लेंगे तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर अ लॉन्ग रन, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका फ्रेंच कंपनी का हेडक्वार्टर है पौंडीचेरी में। इट हैड नेवल बेस इन इंडियन ओशन इन द मॉरिशस एंड रीयूनियन आइलैंड, ठीक है, विच वर फार अवे फ्रॉम इंडिया, ठीक है। ऑल्दो द फ्रेंच वर द लास्ट टू अराइव इन इंडिया, दे वर ओनली राइवल ऑफ इंग्लिश इन द रीजन, ठीक है। So their intense rivalry resulted in the three Carnatic wars, और थर्ड कर्नाटिक वॉर में फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि अब रूल कौन करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेजर ग्लोबल ट्रेड रूट्स, ठीक है। ट्रेड रूट्स लाइक वो ट्रेड रूट हम उस रूट को बोलते हैं जिस रूट के थ्रू हम अपना हमारी कंट्री किसी और कंट्री के साथ ट्रेड स्टैब्लिश कर पा रही है, ठीक है। देखिएगा, हम जब मॉडर्न टाइम की बात करते हैं या फिर हम बोले जब हम कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो टाइम है जब जो मुगल एम्पायर है वो क्या हो चुका है, डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखिए, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर द मराठास अपीयर टू बी ग्रेजुअली राइजिंग टू द पावर, लेकिन ये भी बहुत लंबे समय तक क्या नहीं कर पाए, टिक नहीं पाए, बट दे टू डिक्लाइंड आफ्टर अफगान इन्वेजन, ठीक है। Within next 20 years, a large part of the country came under the direct control of Britishers. Okay, so English East India Trading Company के किस में आ चुका था, इन्फ्लुएंस में आ चुका था। The discovery of direct sea route from western coast of Europe to India was a remarkable event. क्यों है remarkable event? क्योंकि इस रूट ने क्या कर दिया, रास्ता दिखा दिया सबको। It had a far-reaching effects on India as well as on other parts of the world, especially on Europe, ठीक है। India had a flourishing trade with Europe, Africa, Middle East and Southeast Asia from very early time. ऐसा नहीं है कि हम colonial period में ही इन लोगों के साथ ट्रेड करने लगे हैं, नहीं, हम तो बहुत एंशिएंट टाइम से क्या करते आ रहे थे, इनके साथ ट्रेड करते ही आ रहे थे। साथ में क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आ गई, ठीक है। इसके साथ में आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। तो इन चीजों ने क्या कर दिया, इन चीजों ने ट्रेड को, यूरोप के साथ में ट्रेड को और भी क्या बना दिया, आसान भी बना दिया, और यूरोपियंस को, स्पेसिफिकली ब्रिटिशर्स को क्या कर दिया, पावरफुल बना दिया। So better transport facilities increased the feasibility of Indian trade with Europe, ठीक है। No doubt India always had contact with Europe, हमारा हमेशा से उनके साथ contact था, but the discovery of the new sea route by Vasco da Gama opened a new chapter in Indian economy. The Europeans bought spices, indigo, saltpeter, textile, etc. ये क्या करते थे, हमारे यहाँ से सब खरीद कर ले जा रहे थे। आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ से ये कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं, हमें दे के क्या जा रहे हैं। हमको मिलता था गोल्ड, हमको मिल रहा था सिल्वर, तो मतलब दोनों के लिए क्या था, फायदे का सौदा था, ठीक है। तो okay, the Europeans use spices to preserve their food, indigo to dye clothes and saltpeter to make gunpowder, ठीक है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि किस चीज को किस यूज के लिए वो लोग लेकर जा रहे थे। द फाइन इंडियन टेक्सटाइल सेटिस्फाइड द नीड ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक यूरोपियंस, ओके, एंड देन द यूरोपियंस पेड इन गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, वो आपको सोना चांदी दे के भी जा रहे हैं, ठीक है। दस इंडियन मर्चेंट्स अर्न अ लॉट ऑफ वेल्थ इन प्रोसेस, इसमें क्या हो रहा है, उनको भी फायदा हो रहा है, और जो इंडियन मर्चेंट्स हैं ये भी बहुत ज्यादा क्या कमा रहे हैं, वो वेल्दी होते जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब क्या होगा, अब आएगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन धीरे धीरे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सा साथ में पढ़ते हैं और उसके बाद में लेट्स सी कि हम लाइक कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे क्लियर करते चलेंगे। फ्रॉम 15 to 19th century a pattern of global trade flow emerged, ठीक है, mainly based on mercantilism. China, India, Southeast Asia have been for centuries the origin of trade flows, mainly involving the luxury goods like spices, silk, tea, porcelain, ठीक है, etc. This involved a positive flow of capital as their trading partner did not have much to offer in exchange except cash and silver. तो ये तो फायदे का सौदा है ना, वो
अब हम क्या कर रहे हैं, हम सामान के बदले सामान तो नहीं दे रहे, हम पैसे के बदले में सामान दे रहे हैं, तो उनको क्या होगा, वो वेल्थ जनरेट कर पा रहे थे, ठीक है। This pattern existed until the 19th century when India was incorporated in British Empire. ठीक है, the Chinese trade fell in hands of Western power, England, France, United States. ठीक है, and Southeast and Western European countries starting in 16th century created new trade flow as well as ensured European control on existing ones. अब देखो धीरे धीरे ना आप यहाँ से चेंज देखना शुरू करोगे, क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास नए सी रूट्स हैं। अब उनके पास क्या है, उनके पास में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, तो अब वो ज्यादातर कहाँ इंक्लाइंड हो जाएंगे, वो इंक्लाइंड हो जाएंगे अपने प्रॉफिट की तरफ। किस तरह से होंगे, अब हम आने वाले थोड़े से टाइम में बस इसे देखने वाले हैं। इसको यहां से जानना शुरू करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज वर फोर्स्ड टू डिस्कवर न्यू ट्रेड रूट्स। क्यों? ओके, ये देखिए, स्पेन एंड पुर्तगाल, ठीक है, ये दो कंट्रीज हैं, ठीक है। द फर्स्ट यूरोपियन मैरीटाइम पावर्स, इनको क्या माना जाता है, फर्स्ट यूरोपियन मैरीटाइम पावर्स माना जाता है, ठीक है। दे कंट्रोल्ड मच ऑफ द ग्लोबल फ्लो इन 16th सेंचुरी दो a system of colonial exploitation, ठीक है। much capital thus flowed back to Europe। अब क्या होगा, इन्होंने मैक्सिमम जो एरिया है उसको तो किसने कवर कर रखा है, इन्होंने। तो कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन का जो टाइम है वो यहाँ से क्या हो जा रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है। बेटा अब यहाँ से देखना शुरू करो। ओके, स्ट्रगल ऑफ पावर हम अभी थोड़े से टाइम में देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज अंडरस्टैंड why am I making you read it line by line so that each and every concept can be clear to you, ठीक है। So Now the European countries were forced to discover a new trade route। अब यूरोपियन कंट्रीज को क्या चाहिए था, उनको एक नया ट्रेड रूट ढूंढना ही था। The reason for this were quite obvious, ठीक है, बहुत जाहिर सी बात है कि अगर आपको व्यापार करना है, आपको नया रास्ता देखना ही पड़ेगा। अगर कोई आपका ऐसे रास्ता रोक के खड़ा हो गया है, तो आप इस इंतजार में तो नहीं रह सकते कि ये इंसान मेरे सामने से हटे तभी मैं लाइक इस रास्ते से निकलूं। आप कोई और रास्ता भी देख सकते हैं, ठीक है। There was a great demand for Indian spices in Europe, and as such, the trade in spice brought big profits। ठीक है, क्या था, यूरोप में बड़ी डिमांड क्रिएट हो गई कि भैया ये देखो पुर्तगाली जा रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, इतने इतने स्पाइसेस ला रहे हैं, इतना बेनिफिट लाइक अर्न कर रहे हैं, तो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हमको भी चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट यूरोपियंस ड्यूरिंग द विंटर सीजन डिपेंडेड मेनली ऑन मीट which could only be preserved and its taste improved with the use of spices। ये क्या है, विंटर्स में केवल क्या खा रहे हैं, ये मीट लाइक जो कंज्यूम कर रहे हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। स्पाइसेस कहाँ हैं, इंडिया में है, ठीक है। तो in addition to this there was great shortage of gold in Europe। अब क्या है, ज्यादा से ज्यादा ये सामान लेके जा रहे हैं, गोल्ड हमें देते जा रहे हैं, तो गोल्ड का क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया भाई। So the European were more attracted towards India। Gold was the only media of trade and they could find gold in India in sufficient quantity। ठीक है, अब ये गोल्ड कहाँ पे है, इंडिया में ही है। अब इनको क्या करना पड़ेगा, अब ये लगाएंगे ट्रिक। क्या ट्रिक लगाएंगे, देखो आगे बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि हमारे ही पैसे से वो हमारे ही लाइक प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे भी, और फिर उसको लाइक फाइनल गुड बना के हमारे ही कंट्री में उसको सेल भी करेंगे, ठीक है। Hence the different European powers made their best effort to find out a new trade route in India। Christopher Columbus, who sailed to discover India instead of discovered America in 1492। Okay, so Christopher Columbus, it is again an important name, you can please highlight or you can please underline this। 1492 में लाइक आए तो थे वो इंडिया को डिस्कवर करने, लेकिन वो किसको डिस्कवर कर चुके थे, उन्होंने अमेरिका डिस्कवर कर दिया, ठीक है। ओके, अल्टीमेटली इट वाज वास्को डी गामा हु सक्सीड इन डिस्कवरिंग सी रूट टू इंडिया इन 1498, ठीक है। एंड व्हेन ही रीच्ड कैलिकट, ओके, तो ऐसा हुआ कि वास्को डी गामा जिस समय इंडिया की खोज में निकले हुए थे, कहाँ है इंडिया, कहाँ है इंडिया, तो ये पहुंचे अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप में। केप ऑफ गुड होप में इनको कुछ इंडियंस दिखाई दिए जो बात कर रहे थे गुजराती लैंग्वेज में, ठीक है। तो लाइक सीइंग देयर लाइक लिसनिंग देयर कॉन्वर्सेशन एंड ही रियलाइज्ड कि यार ये तो इंडियंस हैं। तो इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने पकड़ लिया उनको कि भैया या तो हमको इंडिया लेके चलो,
नहीं तो हम आपको, तो अपनी जान तो सबको प्यारी होती है। तो ये जो गुजराती लोग हैं जो मिलते हैं वास्को डिगामा को केप ऑफ गुड होप में, ये ही इनको रास्ता दिखाते हैं इंडिया का, और ये पहुंच जाते हैं कैलिकट। कैलिकट में इनका स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो ये थे जमोरिन जिनसे इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, ओके। स्ट्रगल ऑफ पावर, अब क्या होगा, पावर स्ट्रगल चलेगा। किस किस के बीच में चलेगा, देखो जब हम ट्रेड वॉर की बात कर रहे हैं, जब हम ट्रेड वॉर कह रहे हैं, तो ट्रेड वॉर चलता है यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। अब स्ट्रगल ऑफ पावर एक तो चल रहा है वहां पे कि अपनी मोनोपोली हमें लाइक एस्टैब्लिश करनी है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे किंगडम्स हैं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, राजा राजा आपस में लड़ रहे हैं, कहीं पे वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा है, किसी के राज्य में राजा मर गया तो उसके बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स अब क्या करेंगे, इसका भी फायदा उठाना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी तक वो किससे लाइक कंपीट करते दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ तो वो अदर यूरोपियन कंट्रीज के साथ कंपीट कर रहे हैं, अब वो लाइक इंटरनल अफेयर्स में भी क्या करेंगे, इंटरफेरेंस स्टार्ट करेंगे। और इसी सीक्वेंस में सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ओके चलिए देखते हैं। बंगाल देखो बहुत ही क्या है, रिच प्रोविंस है। ठीक है, तो इस पे क्या होगी, इस पे सभी लोगों की नजर रहेगी कि हम यहाँ पे रूल करें। ठीक है, तो बंगाल was one of the richest province of Indian subcontinent. English East India Company had been granted the right of duty free trade by Mughal emperor in 1717. This right was being grossly misused by company officials who carried out private trade without paying any duty. ठीक है, ऐसा था, फरमान जारी कर दिया था फर्रुखशियार ने। उस फरमान के तहत क्या था कि एक दस्तक पास इनको दिए जाते थे, और इन दस्तक पास का अब कंपनी क्या करने लगी थी, मिसयूज करने लगी थी। तो ये बात जो थी, ये किसको पता थी, जो नवाब थे ना, उनको पता थी कि भाई कंपनी मिसयूज करती है। द लास्ट पावरफुल नवाब ऑफ बंगाल वॉज अलीवर्दी खान। ठीक है, जब अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है तो उनके ग्रैंडसन सिराजुद्दौला क्या होते हैं, वो गद्दी पर बैठते हैं। सिराजुद्दौला के गद्दी में बैठने की कहानी कुछ अलग है, इस तरह से है कि भाई उनकी लाइक जो अलीवर्दी खान है, उनके कोई लाइक ही डिड नॉट हैव एनी सन, उनकी 3 बेटियां हैं। अब ये जो 3 बेटियां हैं और इनके जो बच्चे हैं, इनके बीच में क्या चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है कौन बनेगा कौन बनेगा। अचानक से क्या डिसाइड हो गया, चलो सिराजुद्दौला बन जाएगा। तो जब सबसे छोटी बेटी का जो बेटा है वो राजा बनता है, तो जो बाकी की जो लाइक उनकी 2 बेटियां हैं वो, और इनफैक्ट जो उस किंगडम के अंदर यानी कि वहां पे जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो भी सिराजुद्दौला को ज्यादा पसंद नहीं करते। ठीक है, और सिराजुद्दौला एक कह सकते हैं कि थोड़े इमेच्योर काइंड के व्यक्ति हैं, जो उस समय पे उनके सामने जो चैलेंजेस हैं वो उसको फेस करने के लिए कंपैटिबल व्यक्ति नहीं है। तो ओके, सो सिराजुद्दौला बन तो जाते हैं। ही वांटेड टू चेक ईस्ट इंडिया कंपनी बिड टू एक्सटेंड द फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम एंड चेक द ग्रॉस मिसयूज ऑफ फ्री पासेस और दस्तक दैट एग्जम्प्टेड कंपनी गुड्स फ्रॉम टैक्सेस। ठीक है ना, उन्होंने उनको वो जानते थे, वो इसके बारे में क्या कर रहे थे, वो लाइक एक होता है ना कि आप देखो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो वो ब्रिटिशर से इस बात से खुशी नहीं थे। ही रिफ्यूज टू गिव मोर ट्रेड कंसेशंस एंड प्रिविलेजेस टू ईस्ट इंडिया कंपनी, कह रहे हैं कि हम आपको क्या नहीं देंगे, और कंसेशंस कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे आपको, जाओ। ठीक है, विच इट हैड बीन डिमांडिंग फॉर सम टाइम, कंपनी बहुत समय से कह रही थी हमको कंसेशन दे दीजिए। ठीक है, इन्होंने कहा नहीं देते। ठीक है, द फ्रेंच कंप्लाइड विद नवाब ऑर्डर टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन ऑफ देयर टेरिटरीज बट द ब्रिटिश रिफ्यूज। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, जो फ्रेंच थे इन्होंने दोनों से बात करी थी। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी बातों को मान लेती है, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानती। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सिराजुद्दौला कैप्चर्ड कैलकाटा, जिसको जो आज की तारीख में कोलकाता है, एंड कंपेल्ड द ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी टू सरेंडर। वो कहते हैं भाई क्या करो, सरेंडर कर दो। अब ब्रिटिशर्स हैं, मजाक थोड़ी है। बैटल ऑफ प्लासी होगा 1757 में। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी का देखो सीधा सीधा सा एक फॉर्मूला ये समझ लो कि सिराजुद्दौला के जो इंटरनल जो घर के अंदर के लोग हैं वो ही उनको पसंद नहीं करते। इनमें कुछ लाइक स्पेसिफिक नाम है, जैसे घसीटी बेगम है, जैसे उम्मी चंद हैं। ठीक है, देयर इज अ पर्सन हिज नेम इज मीर जाफर, ये लोग पसंद ही नहीं करते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते हैं।
तो रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने क्या किया है, रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से भेजा गया है, कहां पे, बंगाल। क्यों भेजा गया है कि भाई जाइए और क्या करिए, कैप्चर कर लीजिए कलकत्ता को, ठीक है। तो क्या होगा, ये कॉन्स्पायर करेंगे, मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लेंगे, उनके जो जो भी लोग सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते उन्हें अपनी तरफ मिला लेंगे। और देखो, बहुत बड़ी आर्मी थी उस समय पे, किसकी, सिराजुद्दौला की, ठीक है। और ब्रिटिशर्स की आर्मी उस समय पे इनके सामने कुछ भी नहीं थी, ठीक है। लाइक इट वाज नॉट, आई थिंक, इवन 10% ऑफ इट। लेकिन फिर भी ब्रिटिश आर्मी जीत जाती है, क्योंकि सिराजुद्दौला को पता चलता है कि उनके सबसे विश्वसनीय जो लोग हैं वो क्या हो गए हैं, वो पीछे हट गए हैं। क्यों हट गए हैं, क्योंकि वो मिले हुए हैं किसके साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर सिराजुद्दौला को भागना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सभी लोग उसकी तरफ मिल गए हैं। ऑल राइट, तो बैटल ऑफ प्लासी में कौन जीत गया है, अल्टीमेटली जीत जाते हैं ब्रिटिशर्स। एक तरफा जीत है क्योंकि सभी लोगों को अपनी तरफ मिला लिया गया है, ठीक है। विद दिस विक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनीज रियल पावर, लाइक जो रियल पावर है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाती है। एंड लेटर ऑन क्या होता है, उन जो सिराजुद्दौला है उनकी हत्या करा दी जाती है। और इसके साथ में, क्योंकि मीर जफर को पहले ही कह दिया था कि भाई अगर आप हमारी हेल्प करोगे सिराज को हटाने में, हम आपको क्या कर दे देंगे, हम आपको राजा बना देंगे, हम आपको रूलर बना देंगे, ठीक है, हम आपको नवाब बना देंगे स्पेसिफिकली। तो मीर जाफर को बिठा दिया जाता है गद्दी पर। अब क्या होगा, अब मीर जाफर को क्योंकि बिठा दिया गया है, तो मीर जाफर भी तो खुश होके उनको कुछ ना कुछ देंगे ना। तो यहाँ देखो, मीर जाफर कुछ भी नहीं है, पपेट बन के रह गए हैं, किसकी, ब्रिटिशर्स की, ठीक है। तो द कंपनी मेड हैवी मॉनिटरी डिमांड्स, वो क्या कर रहे हैं, धड़ाधड़ पैसे मांग रहे हैं उनसे, ठीक है। विच द नवाब was unable to meet. He also refused to grant more trade privileges to the company. So the company deposed मीर जाफर। अब क्या हुआ, मीर जाफर को हटा दिया गया। अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो आपको भी हम नहीं टिकने देंगे, हटा दिया। मीर जाफर की जगह पर बिठाया जाता है उनके सन इन लॉ, जिसका नाम है मीर कासिम को। मीर कासिम मीर जाफर से भी 2 कदम आगे का समझदार इंसान है। वो ब्रिटिशर्स को पहले से जानता है कि भाई ये जो है, पहली बात तो ये दस्तक पास का मिसयूज करेंगे। तो दस्तक पास को सबके लिए उन्होंने लाइक कॉमन कर दिया था, सबके लिए, लाइक कि अब को किसी को भी क्या है, कोई भी लाइक ट्रेडर है वो फ्री ट्रेड कर सकता है, ठीक है। उस पर कोई मतलब ऐसे ट्रेड ड्यूटीज वगैरह, कोई टैक्स वगैरह ज्यादा इंपोज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ब्रिटिशर्स को फिर पसंद नहीं आती। फिर एक बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ बुक्सार, 1764 में होती है। ये दोनों ही ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड बैटल ऑफ बुक्सार 1764, दोनों को ही प्लीज 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 कीप इन माइंड, ठीक है। इसको आप हिंदी में बैटल ऑफ बक्सर भी कहते हैं, बक्सर का युद्ध कहा जाता है। तो इसमें 3 पार्टीज होंगी। पहले तो नवाब खुद ही हैं, मीर कासिम, ठीक है। उसके बाद में शाह आलम सेकंड है, उसके बाद में शुजाउद्दौला। ये 3 जो हैं लोग मिलकर क्या करते हैं, लड़ते हैं। और बैटल ऑफ बक्सर में बहुत ही बुरी तरह तीनों की हार होती है। तो ब्रिटिशर्स क्या कर लेते हैं, ट्रीटी साइन करा लेते हैं। बात बात पे इनको क्या चाहिए, ट्रीटी साइन करानी है कि भाई आपने जितना हमारा नुकसान किया है पहले उसकी भरपाई कर दो। उसके बाद में अब क्या होगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स इनको मिल जाएंगे। दीवानी राइट्स का मतलब समझते हैं, हम अपने नेक्स्ट सेशन में जानेंगे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। उन ट्राइबल ग्रुप्स को जो मेन डिससेटिस्फेक्शन है वो किस चीज से है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का जो डायरेक्ट लिंक है वो किसके साथ है, वो रिवेन्यू से है। और रिवेन्यू का मतलब हुआ कि जब दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को मिल गए तो सारा रिवेन्यू जो है किसके पास में आ गया, ब्रिटिशर्स के पास में आ गया। सारी रिवेन्यू वाली जो पावर्स हैं वो किसके पास में आ गई, ब्रिटिशर्स के पास में आ गई, ठीक है। तो मेन बात यह है कि बैटल ऑफ बक्सर में 3 लोग मिलकर लाइक अटैक करते हैं ब्रिटिशर्स पर, तब भी तीनों हार जाते हैं। और एक लाइक कुछ ट्रीटीज हैं जो साइन करा ली जाती हैं, जैसे कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एंड ट्रीटी ऑफ अवध, इस तरह से लाइक साइन करा ली जाती हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत जो है, जो दीवानी राइट्स हुए थे वो किसे दे दिए गए थे, ब्रिटिशर्स को दे दिए गए थे। प्लीज कीप इन माइंड कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी गई थी, किस दीवानी अधिकार कौन से साल में या कौन सी बैटल के दौरान ब्रिटिशर्स को दिए गए हैं, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1764 बैटल ऑफ बुक्सार के बाद में दे दिए जाते हैं, ठीक है। ऑल राइट,
अब यहाँ पे एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा क्या दिया हुआ है, एक फैक्ट है, अगर आप जानना चाहें तो आप इसको जरूर पढ़ सकते हैं। इट इज अबाउट अ कॉन्स्पिरेटर। हमने बात की थी ना कि सिराजुद्दौला की टीम में बहुत सारे तो ऐसे थे जो उनको पसंद ही नहीं करते थे, उन्हीं में से एक है अमित चंद। ठीक है, तो ये जो अमित चंद है, ही क्लेम्ड अ शेयर ऑफ द ट्रीजर दैट ब्रिटिशर्स वुड एक्वायर आफ्टर द बैटल। उन्होंने कहा कि हमको उस ट्रीजर में क्या चाहिए, शेयर चाहिए, जो आप इस बैटल के बाद में क्या कर लोगे, जीतने वाले हो। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ही चालाकी के साथ इनके साथ जो ट्रीटी की है उसमें एक ट्रिक प्ले किया है। टू डिसीव हिम द ब्रिटिश ड्रू अप टू ट्रीटीज। उन्होंने एक फेक ट्रीटी साइन कराई जिसमें लिखा था कि ठीक है हम आपको शेयर देंगे, और एक रियल ट्रीटी कराई जिसमें लिखा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सो ओके, नाउ बाय नाउ वी नो अबाउट दिस कि उनके दीवानी राइट्स जो है दे दिए गए हैं। ठीक है, दिस रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल। अब अगर दीवानी राइट इनके पास आ गए, रेवेन्यू सारा इनके कलेक्शन जो है इनके पास होगा, तो यहीं से तो वो वाला कॉन्सेप्ट आया ना, क्योंकि यूरोप में तो क्या हो रहा है, जो गोल्ड है, सिल्वर है, वो खत्म होता जा रहा था, पैसे नहीं आ रहे थे उनके पास। यहां से रेवेन्यू उठाएंगे, हमारे ही कंट्री से जो टैक्स और जो भी लाइक फाइन या जो भी ड्यूटीज हैं उनको कलेक्ट करके हमारी ही कंट्री से रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, उसको फाइनल गुड बना के उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान उसको मशीनों से नया तरीके से बनवा के और हमारे ही मार्केट में उसको बेचा जाएगा। और इसी दौरान में एक ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रॉबर्ट क्लाइव क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब ड्यूअल जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये लोगों के बीच में बड़ा क्योस क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि अब दो तरह का शासन चल रहा है। इसको हमने क्या बोला, डायरकी बोला। डायरकी को आप हाईलाइट कर सकते हो, इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर डायरकी को इंट्रोड्यूस किसने करा है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया है रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, अब देखो ओके, तो इसमें क्या होगा, जो पावर्स है किसके पास चली गई है, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, मिलिट्री पावर्स किसके पास है, नवाब के पास है। रेवेन्यू जो है वो कौन कलेक्ट करेगा, वो करेंगे क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स करेंगे। ठीक है, अब जिसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है उसके पास में पैसा ज्यादा है, जिसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है उसके पास में पैसा नहीं है, ऐसा हो गया है। ठीक है, तो राजा राजा तो है लेकिन उसके पास में ज्यादा कुछ पावर्स नहीं बची हैं। फाइनली वॉरेन हेस्टिंग्स एंडेड द ड्यूअल गवर्नमेंट। तो यहां से एक दूसरा क्वेश्चन उठ गया, शुरू तो क्लाइव ने कर दिया था, खत्म किसने किया डायरकी को, डायरकी को खत्म करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स एंडेड द ड्यूअल गवर्नमेंट इन 1772। ठीक है, एंड ब्रॉट बंगाल अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस बंगाल को क्या कर लिया गया है, सीधे सीधे कंपनी के अंडर में ले लिया गया है, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में ले लिया गया है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब ये किस तरह से एक्सपेंड करेगा, अभी तक तो ये ट्रेडिंग कंपनी की तरह चल रहे थे, लेकिन जब इन्होंने बहुत सारी वॉर्स जीत ली तो इनको कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अपुनिच गॉड है ना, तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, रूल करना शुरू कर दिया। अब ऐसे करते करते कुछ चीजें ये ऐसी लेकर आएंगे जो इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल दिस सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में बेसिकली क्या है कि ये लोग राजाओं को बोलेंगे कि हम आपके किले में अपने कुछ सैनिक क्या रखना चाहते हैं, तैनात करना चाहते हैं, जिसको सैलरी कौन देगा, राजा देगा। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसी बातें कही गई जो किसी भी किंग के लिए लाइक उसकी समझ से बिल्कुल परे की चीज थी। जैसे कि आप क्या करेंगे, ब्रिटिश रेजिडेंट्स को अपनी कोर्ट में जगह देंगे। ठीक है, जैसे कि आप क्या करेंगे, एक्सपेल ऑल फॉरेनर्स एक्सेप्ट ब्रिटिशर्स। आप बाकी के फॉरेन लाइक फ्रेंच हैं या कोई और है उनको क्या कर देंगे, एक्सपेल कर देंगे, सिवाय ब्रिटिशर्स के अपनी टेरिटरी के अंदर। ठीक है, देन कंसल्ट द ब्रिटिश बिफोर नेगोशिएटिंग विद एनी अदर इंडियन स्टेट। आप मतलब अगर कर्नाटका का कोई राजा तमिलनाडु के, बंगाल के या किसी भी नवाब से या किसी से भी, पेशवा से, किसी से भी बात करना चाहता है तो उसको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ ब्रिटिशर्स इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट। अगर आपने गलती से इनकी बात को नहीं माना तो यू बी अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, ओके, आपको क्या होगा, आपको लाइक उसके लिए दे विल से कि भाई आप ये कर ही नहीं सकते। ठीक है, एविडेंटली द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस अलाउड द ब्रिटिश टू सुपरवाइज अ किंग रिलेशन विद द
अदर किंगडम्स। ठीक है, बेसिकली आप कोई भी पॉलिसीज बना रहे हैं उसके लिए आपको किसकी परमिशन चाहिए? ब्रिटिशर्स की चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम आपको ये कह रहे हैं कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि इसके पीछे इनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं जिनकी वजह से ये अपनी आर्मी को यहाँ पे तैनात कर रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। The Britishers reserve the right to depose a ruler in case of any lapse on his part। अगर किसी राजा ने उसकी बात नहीं मानी है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? डिपोज कर दिया जाएगा। ठीक है, राइट। चलिए मैसूर की बात कर लेते हैं। मैसूर एक बहुत ही शानदार, मतलब मैसूर में दो बहुत ही शानदार नाम निकल कर आएंगे जिनका नाम है हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान। ग्रेट वॉरियर्स दीज पीपल आर। टीपू सुल्तान ये फ्रेंच आर्मी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड भी थे और इन्होंने अपने ऐसा बताते हैं, ऐसा कई बुक्स लिखती हैं कि जिस समय पर टीपू सुल्तान का जो 4th वॉर है वो चल रहा था ब्रिटिशर्स के साथ में, तो उस समय पर इन्होंने लेटर्स लिखे थे किसको? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई आप अपनी आर्मी को मेरी हेल्प के लिए भेज दीजिए। लेकिन इससे पहले वो आर्मी इनकी हेल्प करने आती, उससे पहले टीपू सुल्तान वॉज किल्ड। तो under the outstanding leadership of हैदर अली, मैसूर emerged as a powerful state। मैसूर क्या निकल के आता है? एक पावरफुल स्टेट की तरह से उभर रहा था। किसके अंडर में? हैदर अली के। ठीक है, इट अलार्म द रूलर ऑफ डेक्कन स्टेट एज वेल एज ब्रिटिशर्स। ये चीज किसको खटक गई? देखो जो डेक्कन के जो भी अदर रूलर्स हैं उनको क्या हो गई? ये चीज थोड़ा खटकने लगी दैट हैदर अली इज द इमर्जिंग पावर। ठीक है, मैसूर ग्रोइंग पावर लेड ऑफ 4 वॉर्स बिटवीन हैदर अली एंड हिज सन। अब क्या होगा? ब्रिटिशर्स की 4 वॉर्स होंगी, किसके साथ में? हैदर अली के साथ में। हैदर अली के साथ में एक्चुअली 2 ही हुई हैं और बाकी, क्योंकि सेकंड मैसूर वॉर में हैदर अली पास्ड अवे, उसके बाद में उसी वॉर को कंटिन्यू किया है किसने? टीपू सुल्तान ने। ठीक है, तो 2 वॉर्स के जो फर्स्ट वॉर है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ईयर इज इंपॉर्टेंट हियर, प्लीज नोट डाउन और प्लीज कीप दिस इन माइंड, इट कैन बी अ क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1767 से 69 में। निजाम ऑफ हैदराबाद फॉर्म्ड अ कोलिशन। अब यहाँ पे क्या होगा? ब्रिटिशर्स के साथ में ये क्या कर लेंगे? कोलिशन बना लेंगे। ठीक है, एंड अटैक्ड मैसूर। ठीक है, हाउएवर हैदर अली मैनेज्ड टू डिफीट देम एंड फोर्स ब्रिटिशर्स टू साइन अ ट्रीटी। By that treaty, both sides agreed that we are going to help each other in case of any attack by third party। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर ली? ट्रीटी साइन कर ली ब्रिटिशर्स के साथ में कि इन केस भविष्य में कभी भी आपके ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो हम आपकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। अब देखो, कोई भी एक समझदार राजा कभी भी क्या नहीं चाहता? वॉर नहीं चाहता। ठीक है, तो हैदर अली का एक वॉर हो जाता है, या फिर कह लीजिए हैदर अली के ऊपर एक मैसूर के ऊपर अटैक हो जाता है, किसका? मराठास का। तो हैदर अली क्या कहेंगे? हैदर अली ब्रिटिशर से कहेंगे हमारी हेल्प करिए। इन्होंने क्या किया? ट्रीटी का वायलेशन कर दिया, कह रहे नहीं करते हेल्प। ठीक है, तो 1771 की ये बात है। दे ब्रिटिशर्स डिड नॉट हेल्प हिम एंड हैदर अली डाइड फाइटिंग द वॉर। अब इस वॉर में, सेकेंड मैसूर वॉर में क्या हुआ? इसमें ब्रिटिशर्स की बहुत ब्रिटिशर्स जीते और इसी वॉर में हैदर अली जो थे वो मारे गए। ठीक है, द थर्ड मैसूर वॉर वाज इन बिटवीन 790 टू 792। ठीक है, 1790 से 1792 तक चलती है। ओके, इट वाज कॉज्ड बाय टीपू सुल्तान। कौन है टीपू सुल्तान? सन ऑफ हैदर अली। ठीक है, increasing proximity to the French and his attempts to restrict British spices trade on Malabar coast। ठीक है, सी द थर्ड मैसूर वॉर 1790 से 1792 में वॉर हो रही है। ठीक है, एंड इट वाज कॉज्ड बाय टीपू सुल्तान। हु इज टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान वाज सन ऑफ हैदर अली। ठीक है, उसकी जो इंक्रीजिंग प्रॉक्सिमिटी टू फ्रेंच एंड हिज अटेम्प्ट्स टू रेस्ट्रिक्ट ब्रिटिशर्स इन स्पाइस ट्रेड ऑन मालाबार कोस्ट, इसके कारण से हो जाती है। ठीक है, द ब्रिटिश लेड बाय कॉर्नवालिस सपोर्टेड बाय निजाम एंड मराठास डिफीटेड टीपू सुल्तान। यहाँ पे देखो दिक्कत ही ये है कि शुरू से हमारे देश के अंदर के जो राजा और जो भी रूलर्स हैं, जो नवाब हैं, मराठास हैं, पेशवाज हैं, इन सब में एकता नहीं है। और इसी एकता का फायदा, इसी एकता के न होने का फायदा कौन उठा रहा था? ब्रिटिश उठा रहे थे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, टीपू सुल्तान हार जाते हैं, ट्रीटी साइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है आपके लिए क्वेश्चन है कि थर्ड मैसूर वॉर और फोर्थ मैसूर वॉर, फोर्थ मैसूर वॉर में तो टीपू सुल्तान क्या हो जाएंगे, ही विल बी किल्ड। थर्ड मैसूर वॉर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन हुई है, उस ट्रीटी का नाम बताना है, ठीक है। चलिए, द पीरियड ऑफ 1792 टू 1799 वाज यूज्ड बाय बोथ ब्रिटिशर्स एंड टीपू सुल्तान टू रिकूप देयर लॉसेस। ये कौन सा टाइम पीरियड है कि भाई जो भी हमारा नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई करेंगे, ठीक है। The war began on April 17, 1799 and ended on May 1799, ठीक है, 4th May 1799, okay, and with the fall of Seringapatam, ठीक है। टीपू was defeated first by British General Stuart and then by General Harris. Tipu Sultan died in the war and all his treasures were like confiscated by Britishers. जो भी उनका राज्य है, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, सब क्या कर ली गई, जब्त कर ली गई आफ्टर टीपू सुल्तान डाइड। हिस्ट्री में एक बात कही जाती है कि टीपू सुल्तान एक लाइक ब्रिटिशर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स में से एक थे। ये वो व्यक्ति थे जिनसे एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स थे वो डरते थे, उनको लगता था कि असली जो दुश्मन है वो यही है, ठीक है। इसके बाद में बेटा मराठास के साथ वॉर होता है, ठीक है, मराठास के साथ भी वॉर होती है, फिर एंग्लो सिख वॉर होता है। हम फटाफट से इसके बारे में जानेंगे। ब्रिटिशर्स टुक एडवांटेज ऑफ द इंटरनल डिफरेंसेस अमंग 5 मराठा चीफ्स, ठीक है। 5 मराठा चीफ्स कौन कौन से हैं, पेशवा, गायकवाड़, होलकर्स, ठीक है, भोसलेस एंड सिंधियास, ठीक है। ये 5 मराठा चीफ्स हैं, आपस में एकजुट नहीं है। इसका फायदा कौन उठा रहा है, ब्रिटिशर्स उठा रहे हैं, ठीक है। तो एंड दे इंटरफेयर्ड इन देयर इंटरनल अफेयर्स, ठीक है, लीडिंग टू 4 एंग्लो मराठा वॉर्स। 4 एंग्लो मराठा वॉर्स हो जाती हैं 1775 से लेके 1718 के बीच में। At the end of the fourth Anglo-Maratha War, the British defeated the Marathas and completely broke their power. लास्ट जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ है उसमें इनकी पावर को इतना तोड़ दिया गया है कि ये आगे क्या नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होने की। द टाइटल ऑफ पेशवा वॉज अबॉलिश्ड, पेशवा का जो टाइटल है उसको ही खत्म कर दिया गया है। द एंड पेशवा बाजीराव टेरिटरी वर अनेक्स्ड, ठीक है, उनकी जितनी भी टेरिटरीज हैं उनको क्या कर लिया जाएगा, अनेक्स कर लिया जाएगा टू ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। द अदर मराठा चीफ्स साइंड द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी, बाकी मराठा चीफ्स ने क्या किया, जहां पर ना तुसी ग्रेट हो ऐसा कह के सब्सिडरी अलायंस साइन कर दी, ठीक है। नाउ कम्स द एंग्लो सिख वॉर। ये जो सारा मामला है ना, सारा मामला ही है अपनी सुप्रीमेसी को क्या करने का, प्रूव करने का। तो ब्रिटिशर्स वन आफ्टर दी अदर ये काम करते जा रहे थे। The death of Maharaja Ranjit Singh of Punjab in 1839 was followed by a period of instability. जब महाराजा रंजीत सिंह मर जाते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, तब क्या होता है, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जब राज्य में क्या आ गई है, इनस्टेबिलिटी आ गई है। इसका एडवांटेज कौन उठाएगा, इसका एडवांटेज उठाएंगे ब्रिटिशर्स, क्योंकि अभी बस यही फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है। Britishers took advantage of the situation and first Anglo-Sikh war broke out as Sikh army tried to cross the सतलुज, जिसको हम हिंदी में सतलुज कहते हैं, ठीक है, एंड ऑक्यूपाई लाहौर, ठीक है। द ब्रिटिश डिफीटेड सिख एंड द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइन, ठीक है। इट रिकॉग्नाइज दुलीप सिंह द सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह एज द रूलर एंड हिज मदर रानी जिंदान एज रीजेंट, ठीक है। द सिख हैड टू पे अ ह्यूज वॉर इंडेमनिटी, जितना भी नुकसान हुआ है वो भी किसने पे किया, सिख्स ने, लाइक दीज सिख पीपल, इन्होंने पे किया, ठीक है। एंड गिव अवे पार्ट ऑफ देयर टेरिटरीज, अपनी टेरिटरीज का कोई कोई पार्ट भी उनको क्या करना पड़ा, देना पड़ा। यू हैव टू फाइंड आउट इन द मैप कि कौन से रीजन में, लाइक कौन सा रीजन है जो इनको लाइक ब्रिटिशर्स को देना पड़ा, ठीक है। However, soon the British accused like Rani Jindan of anti-British activities and removed her from the power. जब उन्होंने देखा कि भाई ये क्या है, एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उनकी पावर उनसे छीन ली गई। This led to the revolt of the entire Sikh state and Lord Dalhousie declared war on Sikh. The Sikh were defeated and the British annexed the state of Punjab in 1849. Okay, तो 1849 तक क्या कर लिया जाता है बेटा, लाइक इसको अनेक्स कर लिया जाता है। किसको अनेक्स कर लिया जाता है, पंजाब रीजन को। क्यों कर लिया जाता है,
उन्होंने देखा कि यार हम तो आपको पावर दे रहे हैं, हम तो आपको बिठा रहे हैं, आप हमारे पपेट बनने से मना कर रहे हो और आप हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, तो फिर वॉर छिड़ जाता है। और फाइनली यहां पे भी क्या होती है, ब्रिटिशर्स एक्चुअली वन। सेम इज द केस इन सिंध एंड अफगानिस्तान, ठीक है, बट देयर इज अ लिटिल चेंज। देखो यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कब होती है, 1839 में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, लाइक फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में दे कैरिड देयर आर्म्ड फोर्सेस इनटू अफगानिस्तान वया सिंध। अब इन्होंने ये देखो, ट्रीटीज का वायलेशन करना इनके लिए बहुत आम बात है, ठीक है ना। 1809 में इन्होंने ट्रीटी साइन करी है। इन्होंने कहा है कि जो आमिर्स हैं उनको, सिंध के अमीरों को बोला है कि हम क्या करेंगे, लाइक दे प्रॉमिस नॉट टू लेट द फ्रेंच पास थ्रू देयर टेरिटरीज। फ्रेंच लोग जो है हम उनको अपनी टेरिटरीज से पास नहीं होने देंगे, ठीक है। द ब्रिटिशर्स प्रॉमिस्ड कि हम क्या करेंगे, हम ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे थ्रू सिंध। लेकिन यहाँ पे ट्रीटी का वायलेशन हो जाता है। वायलेशन होगा तो क्या होगा, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट 1830s में क्या होगा, लाइक इन द लेट 1830s एंड अर्ली 1840s द ईस्ट इंडिया कंपनी and fought a prolonged war with Afghanistan and established indirect rule of East India Company there। ये क्या करेंगे, इनडायरेक्ट रूल करेंगे, डायरेक्ट रूल नहीं करते हैं, ठीक है। और ओके और ये जो वॉर्स है ना, ये लोगों को अब आगे आप देखेंगे लोगों के दिमाग को खोल देंगी। क्यों खोल देंगी, कि भाई कहीं कहीं पर इन्होंने ये भी देखा है कि ब्रिटिशर्स कहाँ लैक कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, लाइक वॉर में ब्रिटिशर्स एक्चुअली लाइक दे वर नॉट वेरी स्ट्रांग दैट टाइम, ठीक है। उनको याद समझ आ गया था कि अफगानिस्तान में हम डायरेक्ट रूल कर ही नहीं सकते, ठीक है। एक्सपेंशन थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होगा, देखो लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी का कार्यकाल कितना है, 1848 से 1856 तक रहता है, ठीक है। मतलब 1857 की क्रांति शुरू होने से एक साल पहले तक लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे रहते हैं। होता क्या है, इन्होंने कुछ लाइक एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस कर दिया। हालांकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इन्होंने क्या किया है, लाइक ही डिवाइज्ड इट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार था, लेकिन हाँ इन्होंने इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया। और इन्होंने कहा कि अगर कोई राजा है, राजा मर गया है, और स्पेसिफिकली उन उन स्टेट्स के लिए या उन प्रोविंसेस के लिए जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस पे साइन किया हुआ है, तो इन्होंने कहा कि अगर कहीं का रूलर जो है वो उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई वारिस नहीं है, तो ये जो स्टेट है या जो प्रिंसली स्टेट है या जो प्रोविंस है, ये डायरेक्ट किसके अंडर में आ जाएगा, ब्रिटिश रूल के अंडर में आ जाएगा। उस पर किसका रूल, लाइक उस पर किसका शासन होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो जाएगा, ठीक है। इसके सिवाय इन्होंने कुछ और ऐसे नियम लागू कर दिए, जैसे कि पेंशन जो पहले दी जाती थी वो पेंशन को इन्होंने क्या कर दिया, रोक दिया है। साथ में जब ये कहेंगे कि भाई झांसी के अंदर ऐसा सीन हो जाता है कि जब राजा जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, कंपनी कह रही है कि ये जो झांसी है अब हमारे किस में आ जाएगी, डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएगी, तो इसमें इनके अगेंस्ट में खड़ी होंगी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। क्योंकि वो कहेंगी कि मैं एक लाइक हम क्या करेंगे, एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, हम उसको राजगद्दी पे बिठाएंगे, और ब्रिटिशर्स इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे कि आप नहीं कर सकते ऐसा। डलहौजी ऑल्सो अबोलिश्ड द टाइटल्स एंड पेंशंस ऑफ हियर्स ऑफ द चाइल्डलेस इंडियन रूलर्स, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे किसकी, नाना साहेब, ठीक है, उनकी क्या कर दी गई थी, उनकी तो पेंशन ही रोक दी गई थी, ठीक है। देन ब्रिटिश एम्पायर तंजौर एंड कर्नाटक वर एनेक्स्ड इन दिस मैनर। इन्होंने इसी मैनर में, मतलब इसी लीग को चलाते हुए तंजौर और कर्नाटक में क्या कर लिया है, उसका एनेक्सेशन कर लिया है। When पेशवा बाजीराव सेकंड he died, pension was denied to his adopted son नाना साहेब। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के क्या हैं, अडॉप्टेड चाइल्ड हैं। इन्होंने कहा कि आप उनका उनसे ब्लड रिलेशन नहीं है आपका, यू आर द अडॉप्टेड चाइल्ड, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो लोगों के अंदर अलग अलग कारणों से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या आएगा, गुस्सा फूट कर आ रहा है धीरे धीरे धीरे, ठीक है। द इंपीरियल टाइटल ऑफ द मुगल एम्परर वॉज अबॉलिश्ड, ठीक है, आफ्टर बहादुर शाह सेकेंड, ठीक है। डलहौजी ऑल्सो अनेक्स्ड द स्टेट ऑफ अवध। अवध में इनको और भी कुछ नहीं मिला, तो इन्होंने कहा कि आपके यहाँ पे हम कुशासन के आधार पे क्या कर रहे हैं, आपका अनेक्सेशन कर रहे हैं। जबकि अवध के जो रूलर थे वो इनके प्रति बहुत ऑनेस्ट थे, तो अवध के अंदर अलग तरह का आक्रोश आ जाएगा कि भाई ये क्या बदतमीजी है, ठीक है। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अंडर ब्रिटिश
रूल। अब ब्रिटिशर्स के लाइक ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो किस तरह का है, चलिए एक बार देखते हैं। ठीक है, देखो, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर रूल कर रही है, तो उन्होंने कुछ लाइक एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार के लिए, ठीक है, क्या किए हैं, कुछ चेंजेस भी किए हैं, कुछ एक्ट्स लागू करे हैं। फॉर एग्जाम्पल रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, ये एक्ट क्या करेगा, सुनो, दिस एक्ट प्लेस द एक्शन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन ऑफ सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू मैटर्स। ठीक है, a governor general and 4 councillors were appointed to administer बंगाल। बंगाल में क्या करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक गवर्नर जनरल होगा, और उस गवर्नर जनरल की हेल्प कौन करेगी, उसमें उसके 4 काउंसलर्स होंगे। ठीक है, तो उनकी हेल्प से वो क्या करेगा, रूल करेगा। अब रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक और नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1784 में, जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, एक्ट ऑफ रेगुलेशन, या जिसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, ये आता है आपका 1773 में, फिर आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, अब इसने क्या किया, इट वाज पास टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट, अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ 6 मेंबर्स वाज क्रिएटेड। यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, विच इंक्लूडेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम ब्रिटिश कैबिनेट। The act put the administration of India into hands of the Governor General and a 3-member council. हमने रेगुलेटिंग एक्ट में 4 मेंबर काउंसिल की बात करी थी, यहां पे हम बात कर रहे हैं 3 मेंबर काउंसिल की। ठीक है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1786 आता है। ठीक है, it gave the governor general the power to act against the majority of the council in specific cases। ठीक है, गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर्स दे दी गई हैं, मतलब इन सम केसेस क्या होगा कि वो काउंसिल के अगेंस्ट में जाके भी क्या ले सकता है, डिसीजन अगर उसको लेना है तो वो ले सकता है। ठीक है, बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 द मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर इंडिया ट्रेड वाज अबोलिश and the trade was thrown open to investment like from private bodies in Britain। अभी भी 1813 में मोनोपोली को ज्यादातर अबॉलिश किया गया है, लेकिन जब हम बात करेंगे चीन के साथ व्यापार की, जब हम बात करेंगे चाय के व्यापार की, तो ये वाली जो मोनोपोली है इसको भी खत्म कर दिया जाएगा 1833 में। ठीक है, सो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ended the East India Company's trade in tea with China। ठीक है ना, the governor general now became the effective ruler of East India Company's territory in India। Civil service, army and judiciary comprise the main pillars of British administration in India। okay, अब इनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है बेटा, ये भी देखते चलेंगे। राइट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जब आप बात करते हैं तो यू कैन नेवर फॉरगेट द नेम ऑफ दिस पर्सन, नेम लाइक लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, क्यों, देखो, द नीड टू सेट अप अ सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन अरोज व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी started acquiring vast territories in India। Lord Cornwallis, regarded as father of Indian civil administration, set up the structure of an independent civil service। ठीक है, उन्होंने ही सिविल सर्विसेज के लाइक जो स्ट्रक्चर है, जिसके लिए आज और आने वाले टाइम में आप भी क्या करेंगे, एक एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे जिसका नाम होगा यूपीएससी। ठीक है, उसका फॉर्मेशन, उसका जो बिगिनिंग है वो कहां से हो जाती है, यहां से हो जाती है। Cornwallis stopped the practice of private trade and replaced the corrupt, disloyal and self-seeking officials with well-educated and honest, well-paid civil servants। ठीक है, to the East India Company and later to the British Crown। He also raised their salary to like ₹1500 पर मंथ। इसको बोलते हैं कि उन्होंने क्या कोशिश की है, एक अच्छा शासन लाने की कोशिश की है, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो वेलेस्ली का भी यहाँ पे योगदान देखने के लिए मिलता है फॉर विलियम कॉलेज इन कैलकाटा। ठीक है, एंड देन इट वाज लाइक फोर्ट विलियम कॉलेज, या एंड ओके, let's look at here। In 1806, a similar college called Haileybury College was established in England, ठीक है, to train civil servants।
From 1853, all recruits had to go through a competitive examination in ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द सिविल सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आईसीएस एक्ट इंट्रोड्यूस होता है 1861 में, और उसके बाद में फटाफट से देखते चलेंगे कि अब इनका जुडिशियल जो सिस्टम है वो किस तरह का था। बहुत ही छोटा सा हमारा अब ये चैप्टर बचा हुआ है जिसका नाम यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे कि जुडिशियल सिस्टम किस तरह का है। द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया हैड नो यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ प्रायर टू वन इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश। ठीक है, 1793 में ये काम भी कौन कर देता है, कॉर्नवालिस करते हैं। कॉर्नवालिस कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, अंडर विच सिविल, क्रिमिनल एंड कमर्शियल केसेस बिसाइड दोज पर्टेनिंग टू लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस सिस्टम वर कवर्ड। ठीक है, इसमें क्या क्या कवर किया गया है, इसमें लैंड रेवेन्यूज को कवर कर लिया गया, पुलिस सिस्टम को कवर कर लिया गया। तो कॉर्नवालिस की कोशिश थी कि प्रशासन में क्या हो, एक कायदे से जो एक अच्छा प्रशासन चलता है उस तरह से उसको चलना चाहिए। तो ही वाज ट्राइंग टू इंप्रूव थिंग्स ओवर देयर। वॉरेन हेस्टिंग्स एंड कॉर्नवालिस सेट अप सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप हाईलाइट जरूर कीजिएगा। ठीक है, Indian law were codified in 1833 by Law Commission, and this led to the introduction of the concept of rule of law, according to which the law was the same for all irrespective of their positions, caste, religion or economic status. ठीक है, however only Europeans had a special court and were tried by British judges. तो आप इसको जरूर प्लीज अंडरलाइन कर ले। वॉरेन हेस्टिंग्स एंड कॉर्नवालिस सेट अप सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद में हमने रेगुलेटिंग एक्ट देखा था 1773 का, उसी के अंदर ये कहा गया था कि भाई एक कैलकाटा के अंदर क्या बनेगी, सुप्रीम कोर्ट बनेगी। तो 1774 में वी कैन सी देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑल राइट, एंड अ ग्रेडेड सिस्टम ऑफ कोर्ट इवॉल्वर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या होता है, एक सिस्टम जनरेट हो जाता है, एक सिस्टम इवॉल्व हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड देन gradually high courts were established at Bombay, ठीक है, Calcutta and Madras. ठीक है, the Indian judges headed subordinate court. I have a question for you and you have to find out the answer for it. Who was the first Chief Justice of Supreme Court of India? Please find out the answer. Yeah, and here comes the conclusion. तो एज ए कंक्लूजन हम देखते हैं कि एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ ट्रेड करने आई थी, अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया, और अपने शासन को अच्छा करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई, कौन कौन से चार्टर्स लाए गए, तो ये सब हमने देखा। ठीक है, और चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने इस पूरे चैप्टर में आज क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले जाना मर्केंटलिज्म प्लेड अ वाइटल रोल इन एनकरेजिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज, दैट्स ट्रू। ओके, लेट्स जस्ट मार्क इट। या इनिशियली पोर्चुगीज हैड मोनोपोलाइज्ड द ट्रेड इन इंडिया, दैट्स ट्रू। बाद में उन्होंने क्या किया, अपने ट्रेड को हैंड ओवर कर दिया, किसको कर दिया, ब्रिटिशर्स को। एंड द दीवानी अलाउड कंपनी टू यूज द वास्ट रिसोर्स ऑफ बंगाल, दैट्स राइट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डलहौजी, दैट्स राइट। तो चलिए अब इस चैप्टर पर बेस्ड एक्सरसाइज देख लेते हैं। द ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल इन 1765 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ड्यूअल गवर्नमेंट को कौन लेकर आया था, रॉबर्ट क्लाइव लेकर आए थे क्या, यस, रॉबर्ट क्लाइव ही लाए थे। और इसको किसने अबॉलिश कर दिया था, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस ड्यूअल गवर्नमेंट, यस, जिसने की क्या कर दिया था, बहुत ज्यादा एक केओस क्रिएट कर दिया था, राइट। Okay. Who was the Nawab of Bengal during the Battle of Plassey? Was it Shuja-ud-Dawla or Siraj-ud-Dawla? Yes, that was Siraj-ud-Dawla. Option number C is the correct answer. Let's just fill the circle. And please make sure जब भी आप ये circle fill करेंगे, आप इनको properly fill करेंगे. The Englishman who obtained a farman from Jahangir to set up factories at Surat in 1609. Who was this person? Was it William Hawkins or was it Thomas Raw? Please answer quickly. Yes, that was William Hawkins. So option A will be the correct answer. And please fill your circles.
properly, right? The Nawab of Awadh who supported Mir Qasim in Battle of Buxar. Was it Sirajuddaulah or Shujauddaulah? Tell me. It was Shujauddaulah. हम दो लोग थे ना, शाह आलम और शुजाउद्दौला, राइट? ओके, नाउ सी व्हाट आर दीज, फील इन द ब्लैंक्स आर आस्किंग यू. ओके, डैश डिस्कवर्ड द सी रूट्स टू इंडिया. किसने डिस्कवर किया था? बहुत ही आसान सा सवाल है, किसने डिस्कवर किया था? आप इसमें पोर्चुगीज लिख दोगे वो भी सही हो जाएगा, वास्को डिगामा लिख देंगे तो वो भी सही हो जाएगा. वास्को डिगामा. टीपू सुल्तान डाइड एट द प्लेस. क्या नाम था उस जगह का? श्रीरंगपट्टनम. इसको हम सेरिंगापट्टम भी बोलते हैं, ठीक है? देन कम्स द डैश वर द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया. पोर्चुगीज. Portuguese, yes. So Dash succeeded Siraj-ud-Daulah as Nawab of Bengal. Who was that person? Was it Mir Zafar or Mir Qasim? Tell me. It was Mir Zafar. Yes. Now comes true and false. ठीक है. Tell me. The modern period of India began at the same time as Europe. नहीं. देखो, कोई भी पीरियड, चाहे वो मिडिवल पीरियड हो चाहे वो मॉडर्न पीरियड हो, वो जरूरी नहीं है कि सब जगह पे एक समय पे आएगा, ठीक है? द बैटल ऑफ बक्सर केम टू एन एंड एट 765. दैट्स ट्रू. Then comes Mir Qasim was placed on the throne of Bengal after Battle of Plassey. No, after Battle of Plassey it was Mir Zafar. And जब मीर जफर उनके अकॉर्डिंग नहीं चला तब they deposed Mir Zafar and they gave the throne to Mir Qasim. The highest position of an Indian in the British Army was that of captain. Is it true or false? It is. Tell me, is it true or false? That is absolutely a wrong answer. वो अपने आप को कितना भी साबित कर ले, but they never got the position more than like soldier, like coolie soldier, right? And rest of the answers, I'm sure you'll be able to do it on your own. And we are done with this exercise today. We are done with this chapter. And I hope things are very much clear to you. And yes, now I'll take leave from you. And I would definitely say keep learning, keep practicing, and keep revising, because revision is the key, right? So I'm going to see you in next class. Till then, bye-bye. Thank you.